हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का अध्याय 5, जिसमें आप जानेंगे कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, वही कोहलबर्ग का क्या सिद्धांत है, और साथ ही साथ वैगोत्स्की महोदय जो कि रूस के थे उनका क्या सिद्धांत है, और सीटेट में आखिर इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सीधे स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, उसी से। और वन लाइनर जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे जो वन लाइनर क्वेश्चन है, और इसको हम लाइन बाय लाइन आपको समझाते जाएंगे। और यदि आप इसको समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सीटेट में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं, खास तौर पे पियाजे से हो या कोहलबर्ग से हो या वैगोत्स्की से, इनसे एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। तो आप वीडियो को बारीकी ढंग से अवश्य देखें। सबसे पहले आप जानेंगे कि जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आप जान लें जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जो कि बाल विकास के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको हम बता दें कि जीन पियाजे ने अपना सिद्धांत जो है बालक के बुद्धि के विकास पर दिया था, यानी उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसका आधार जो उन्होंने माना वो बुद्धि। आपको ये भी बता दें कि जीन पियाजे ने खुद अपने बच्चों पर इसका प्रयोग किया था, क्योंकि जीन पियाजे की वाइफ मरने के बाद वो अपने बच्चे का लालन पालन खुद से करने लगा और खुद से वो अपने बच्चे पर बुद्धि का विकास का अवलोकन करने लगा, जिनमें उन्होंने ये पाया कि जीन पियाजे ने देखा कि बच्चे जो हैं अपना खोज जो है वो बुद्धि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी उन्होंने खोजा कि इस सिद्धांत में बुद्धि महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जीन पियाजे ने अपने स्वयं के बच्चों पर इनका खोज बनाया था। आपको हम ये भी बता दें कि जीन पियाजे ने जिन विचारों का प्रतिपादन किया वो मानसिक संज्ञानात्मक के नाम से जाने जाते हैं। यानी यदि आपसे पूछा जाता है मानसिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप फाइनली उसमें जीन पियाजे लगा देंगे। आगे हम पढ़ते हैं, जानते हैं क्या है संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचना एकत्रित करने के तरीके से है। यानी संज्ञानात्मक विकास का जो तात्पर्य था उसका यही था कि बच्चे जो हैं अपना कोई भी चीज़ सीखते हैं या कोई भी चीज़ जो है वो सूचना एकत्रित करने से होता है। पियाजे के अनुसार बच्चों में बुद्धि का विकास जन्म के साथ जुड़ा होता है। यानी जैसे जैसे बालक का जन्म होने के बाद विकास होते जाता है, बालक का संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है, संज्ञानात्मक जो विकास है वो होते जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिनके द्वारा संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाता है। ये बहुत बार पूछा गया है सीटेट में कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जो भी प्रक्रिया हमारे संरचना को संशोधित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे उसे समावेशन कहते हैं। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ और देखते हैं। प्रत्येक बालक में कुछ जन्मजात शक्ति होती है। जीन पियाजे ने कहा था कि कुछ जो हमारी शक्तियां हैं वो जन्मजात होती हैं बालक। अगला जो पॉइंट है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इस पर बहुत अच्छा से हम पिछले वीडियो में आपको बता भी दिए थे जो आखिर अनुकूलन क्या होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, जो स्वयं को अपने आप को परिवर्तन आप कर लेते हैं वही अनुकूलन कहलाता है। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जब कोई बालक पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। जो बालक पुराने स्कीमा, ध्यान रखेंगे स्कीमा का मतलब ज्ञान होता है, और जब कोई भी बालक अपने पुराने ज्ञान में जब उसको परिवर्तन करने लगता है, चेंज करने लगता है, यानी जो बालक पहले कुछ और जान रहा था अब अपने ज्ञान के आधार पर उसे और कुछ और जान रहा है, तो ये प्रक्रिया जो है वो समायोजन कहलाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है, पियाजे के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन का भाग होता है। यदि आप इस जितने भी टॉपिक हम यहाँ बोल रहे हैं इसको यदि ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं सीटेट में आपके लिए बहुत ही फायदे होगा और आप आसानी से सीटेट जो है वो पास कर सकते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण पर आधारित होता है। आपको पता है कि जीन पियाजे का जो पहला अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, उसे ही हम
कहते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था, और यदि इसको इंग्लिश में आप ध्यान रखेंगे तो इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। तो इसे मानसिक निरूपण कहा जाता है कि इसकी जो अनुकरण होती है, स्मृति होती है, ये सब उनकी मानसिक निरूपण पर आधारित होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है, जो आपको पता भी होगा। जो मानसिक विकास जो जीन पियाजे का है उन्हें 4 भागों में बांट दिया है, जिसमें पहला जो है सेंसरी मोटर स्टेज है, दूसरा है जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज है, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और लास्ट जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, जिनमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी बच्चे जो होते हैं वो अपना कोई भी चीज़ को खोज का विषय बना लेते हैं और उस पर वो निर्माण करने लगते हैं। जीन पियाजे का कहना था कि हर चीज़ जो है बालक वो नकल पे ही नहीं आधारित होता है, बल्कि कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जो बालक खोज को आधार बनाकर सीखते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक का जो चिंतन होता है वो अमूर्त होता है। यहाँ स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं, जब अमूर्त होगा तो बालक का जो सीखने की गति होगी वो अमूर्त ही होगा। आपको हम इसमें बता दें कि पूर्व संक्रियात्मक, यहाँ आप जो देख रहे हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें कहते हैं बालक का जो चिंतन होता है वो अमूर्त ही होता है। यानी जब बालक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा तो उनका चिंतन भी अमूर्त ही होता है। अगला जो टॉपिक है यहाँ आप देख रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आप देख रहे हैं उसमें 2 चीज होता है जो आप यहाँ ध्यान रखेंगे। 2 चीज, वस्तुओं में विभेद करना, वस्तुओं में क्या करना, तो विभेद करना एवं उसका वर्गीकरण करना। ये 2 चीज महत्वपूर्ण होता है। और किसमें, तो ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो आप यहाँ देख रहे हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा, वस्तुओं का विभेदीकरण होगा और वर्गीकरण। चलिए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक, यहाँ जो आप देख रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको आप ध्यान रखेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसमें क्या करते हैं, इसमें भी 3 चीज है। जैसे कि इसमें आप पढ़े थे वस्तुओं का विभेद करना और वर्गीकरण करना, लेकिन इसमें क्या करते हैं, वस्तुओं का विभेद और वर्गीकरण के भी करने लगते हैं। मूर्त अवस्था में क्या करने लगते हैं, तो वर्गीकरण का कारण भी जाने, आखिर जो विभेद है वो क्यों है, इसके बारे में भी बालक जानने लगता है। अगला जो पॉइंट है वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बालक आंख, नाक, कान आदि से सोचता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं बालक आंख, नाक, कान, इस चीज को नोट कर लेंगे। इस अवस्था में बालक की ये प्रमुख विशेषता है और ये विशेषता उनको हमेशा जो है देखने को मिलता है। ये आप जो देख रहे हैं आंख, नाक और कान, यानी इंद्रिय जनित गामक अवस्था की हम बात करें तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। जब कभी भी आपसे पूछे जो आंख, नाक, कान से किस अवस्था में बालक सोचते हैं तो वो हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक अवस्था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ तार्किक चिंतन के विकास में, जी हाँ ध्यान देंगे आप लोग, तार्किक चिंतन की जब कभी भी बात हो तो वो हो जाता है बाल्यावस्था। यानी तार्किक चिंतन जो है वो बाल्यावस्था में जो है की जाती है और बाल्यावस्था से जो है तार्किक चिंतन होना प्रारंभ हो जाता है। यदि हम बात कर ले इसी में अमूर्त तार्किक तो फिर बाल्यावस्था नहीं होगा, वो किशोरावस्था हो जाएगा। और डायरेक्ट आपसे तार्किक चिंतन पूछे तो फिर वही होगा बाल्यावस्था। अगला जो पॉइंट है आपके सामने है वो शिक्षक को बालक में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, जब कोई भी शिक्षक होते हैं तो वो चाहते हैं कि बच्चों में तार्किक चिंतन की क्षमता जो है वो विकसित हो और इसके लिए हमेशा शिक्षक जो है वो प्रयासरत रहते हैं। ध्यान से आप देख लेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और इसमें देख लेते हैं क्या है, तो बच्चों की गलती, यानी बच्चे जो कुछ भी गलती जो करते हैं करने एवं उसे स्वयं सुधारने का अवसर आपको देना है। यानी गलती करेगा वो सुधारेगा और उसके लिए जब तक हम अवसर नहीं देंगे तो वो सुधारेगा कैसे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक टीचर को हमेशा गलती जो करता है बच्चे को तो गलती को बड़ा भूल नहीं लेना चाहिए, गलती पर दंड नहीं देना चाहिए, गलती पर उन्हें कुछ और सजा नहीं सुना चाहिए, बल्कि उनको एक सुधरने का मौका आप दें। अगला जो पॉइंट है शिक्षकों को प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। 2 चीज यहाँ पर बल दिया है शिक्षक के लिए, पहला प्रयोगात्मक और दूसरा व्यवहारिक। कोई भी शिक्षक होंगे तो उसको 2 चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये जीन पियाजे का कहना था कि और इसमें जो पहला आ जाता है वो प्रायोगिक और दूसरा जो है वो व्यवहारिक, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
चलिए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शिक्षकों को वाद विवाद प्रतियोगिता का ध्यान देंगे। एक शिक्षक को हमेशा वाद विवाद प्रतियोगिता पर का आयोजन करना चाहिए। आप देख रहे हैं, क्योंकि यह जो है, ये जो प्रतियोगिता होती है वो नवीन सोच एवं नवीन विचार को जन्म देती है। और हमेशा ध्यान रखेंगे, जीन पियाजे का ये कहना था कि कभी भी कोई चीज़ को आप नवीन सोच को, नवीन विचार को, इस चीज़ को महत्व दीजिए, क्योंकि बालक जो होते हैं एक निर्माणात्मक सोच का होता है, वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ निर्माण करने को सोचता रहता है। अगला जो टॉपिक है वो है निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। ध्यान रखेंगे और हम थोड़ा फास्ट में बढ़ते हैं आगे। यहाँ ध्यान देंगे, निर्माण एवं खोज का जो सिद्धांत था वो जीन पियाजे ने ही दिया था। अगला जो पॉइंट है वो सात्मीकरण। अक्सर पूछे जाते हैं सात्मीकरण जो है वो क्या है, तो बालक में उपस्थित एक विचार से किसी नए विचार में वस्तु का समावेशन हो जाना ही क्या है, सात्मीकरण है। यानी जब कोई बालक के विचार में नए विचार आ जाता है तो उसे ही हम समावेशन कहते हैं, जिसे सात्मीकरण के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आगे जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, बौद्धिक वृद्धि का केंद्र क्रियात्मक क्रिया है। कहते हैं जब बौद्धिक वृद्धि होता है, इसका जो मुख्य केंद्र होते हैं वो क्रियात्मक क्रिया होती है। यानी जैसे जैसे आप क्रियात्मक क्रिया कर रहे हैं, आपका बौद्धिक कार्य भी उसी तरह बढ़ते जा रहा है। क्रियात्मक चीज को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ दो पॉइंट है कि किसी बालक में बौद्धिक वृद्धि होगा तो इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि आप उस बालक को कोई ना कोई एक्टिविटी कराते रहिए। जब बालक एक्टिविटी करेगा तो उसमें स्वाभाविक सी बात है, क्रियात्मक जो एक्टिविटी होगा तो फिर उसका बौद्धिक विकास होगा ही होगा। अगले हम बढ़ते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास की तरफ और जानते हैं कि आखिर कोहलबर्ग का क्या सिद्धांत था। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था वो नैतिक विकास के सिद्धांत से जुड़ा था। नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है वो पहले आप जान लीजिए। किसी भी सामाजिक नियम कानून व्यवस्था को जानना, सामाजिक नियमों को जानना ही नैतिक विकास कहलाता है। यानी जब आपका सामाजिक नियम के बारे में, सामाजिक कानून व्यवस्था के बारे में, सामाजिक रूप से क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में जब आप जानने लगते हैं तो वही आपका नैतिक विकास कहलाता है। नैतिक विकास के संबंध में कोहलबर्ग ने इसे 6 भागों में बांट दिया है और जिसमें हर एक भाग में 2 का जिक्र किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं पहला जो है, आप यहाँ देखेंगे कोहलबर्ग का यदि बात करें तो पहला हो गया पूर्व परंपरागत, दूसरा परंपरागत और तीसरा देख सकते हैं उत्तर परंपरागत। यदि हम तीनों का एज की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं एज भी 4 से 10 है, 10 से 13 है और वही यदि हम अंतिम एज की बात करें तो वो स्पष्ट यहाँ आप देख सकते हैं कि 13 से ऊपर है। तो ये था नैतिक विकास का सिद्धांत जो कि कोहलबर्ग ने दिया और इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि ये जो पूर्व परंपरागत स्तर होते हैं, इस स्तर में बालक के पास कोई भी नैतिकता नहीं होती है। यानी वो समाज के नियम से बिल्कुल अपरिपक्व होते हैं, सामाजिक नियम के बारे में वो नहीं जानते हैं, इसलिए वो हमेशा अपने आज्ञा पालन जो है वो दंड को आधार मान करके करते हैं। यानी उन्हें वही सही लगता है जिसमें उन्हें ये पता होता है जो कोई आज्ञा दिया है वो वही करेगा जब उन्हें कोई चीज़ का डर होगा कि दंड हमें न मिल जाए। आत्माभिरुचि प्रतिफल, यानी ये जो है इसका पूर्व परंपरागत स्तर का जो दूसरा, उसमें कहते हैं आत्माभिरुचि। यानी इस अवस्था में बालक ये सब कुछ भूल जाता है कि सामाजिकता नियम क्या है, बस वो यही देखता है कि मेरे अंदर की रुचि क्या है, मैं करना क्या चाह रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को के तरफ देखते हैं। परंपरागत नैतिक स्तर जिसमें आता है अधिकार संरक्षण। आपको बता दें कि इस एज में बालक क्या करते हैं तो सामाजिक नियमों को जानने लगते हैं। क्या करते हैं? सामाजिक नियमों को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। इसीलिए इसे कहा गया है अधिकार संरक्षण। यानी इस एज में यदि आप चले गए तो अपने अधिकार के लिए आप लड़ने लगते हैं, आप ये जानने लगते हैं समाज ने मुझे ये हक दिया है, ये नियम दिया है। इसके बाद है अच्छा लड़का अच्छी लड़की भी जो है ये परंपरागत नैतिक स्तर के ही आते हैं। इसमें जो है हर लड़का चाहता है कि मुझे भी एक दूसरे पक्ष की दोनों लिंग में समानता हो। यानी लड़का भी लड़की से अपेक्षा करने लगते हैं जो मुझे सम्मान दे और लड़की भी लड़का से सम्मान पाने की हार्दिक इच्छा रखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो उत्तर परंपरागत स्तर है जो 13 से ऊपर है, जिसमें हम 2 पॉइंट को जानते हैं। पहला सामाजिक अनुबंध और दूसरा है सार्वभौमिक
सिद्धांत अभिमुखता, यानी इसमें जो है वो बालक परंपरागत अवस्था में जब जाते हैं तो वो सामाजिक नियम को जानने के साथ, यदि वो जानते हैं सामाजिक कुछ ऐसे नियम है जिनमें बदलाव की आवश्यकता है, यानी बदलना चाहिए, वो जानने लगते हैं। जैसे आप समझते होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रथाएं हैं, सती प्रथा हो, बहुत सारे प्रथा, वो दूर किया गया। यानी समाज में पहले इस तरह का नियम था, लेकिन उन्होंने लगा जो नहीं, ये समाज के नियम जो है वो गलत है, तो उसमें बदलाव। यानी आप सीधी सीधी तौर पर समझ ले कि पूर्ण परंपरागत स्तर में सामाजिक नियम के बारे में जानकारी नहीं होता है, परंपरागत नैतिक स्तर में जानकारी होता है, और उत्तम परंपरागत जो नैतिक स्तर, इसमें जानकारी होते हुए भी यदि कोई गलत हो रहा है तो उसमें हम सुधार करने लगते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है परंपरा को धारण करने वाली अवस्था। यानी इसके बारे में कभी न कभी आप सुने होंगे, जो परंपरा धारण करने की अवस्था क्या होती है। तो इस अवस्था में बालक में सामाजिकता का, अच्छे बुरे का ज्ञान होने लगता है। यानी वो अवस्था जिस अवस्था में बालक सामाजिक नियमों को अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसके बारे में जब जानने लगते हैं, उसे ही हम कहते हैं परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। यानी इस अवस्था में बालक अपनी परंपरा को धारण कर लेते हैं, अपने सामाजिक नियमों को जानने लगते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। इस अवस्था में बालकों में सामाजिक, शारीरिक, मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। यानी उनका सामाजिक विकास भी पूरे डेवलप होने के कगार में होते हैं, शारीरिक विकास जो है अंतिम चरण में होते हैं, मानसिक विकास भी उनका अंतिम चरण में होता है। यानी ये जो अवस्था है आधारहीन आत्मचेतना, ये हम कह सकते हैं जो इस अवस्था में आने के बाद हर बालक जो अपनी जो भी विकास है वो अंतिम चरण में आ गए होते हैं। इस अवस्था में आत्मचेतना की शुरुआत हो जाती है। यानी आधारहीन जो आत्मचेतना की अवस्था है, इस अवस्था में आत्मचेतना जो है शुरू हो जाती है। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी है। इस अवस्था को यदि आपसे सीटेट में पूछा जाए कि आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था किस अवस्था से जुड़ी है, तो आप बेहिचक इसमें किशोरावस्था लगा देंगे। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है, इस अवस्था में अपने व्यवहार, आचरण, व्यक्तित्व संबंधी गुणों का स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है। आपको बता दें कि इस अवस्था के जो बालक होते हैं उसमें व्यक्तित्व, चाहे वो आचरण हो, चाहे वो व्यवहार हो, यदि वो स्वयं को जानते हैं कि नहीं मेरे से ये गलती हो गया, मैं ये हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो खुद से खुद वो अपना भी आलोचना करने लगते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। आपको बता दें कि ये जो अवस्था है वो सबसे अंतिम अवस्था होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है कि नैतिक और चारित्रिक विकास की यह चरम अवस्था होती है। आगे हम पढ़ेंगे अब वैगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। आपने यहाँ देखा होगा कि इस चैप्टर को मैंने शुरू किया था तो आपको बताया था कि इसमें 3 मनोवैज्ञानिक का नाम आप जानेंगे, जिसमें पहले पे आपको हम बताए हैं जीन पियाजे के बारे में, फिर आपको हम बताए कोहलबर्ग के बारे में, और चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वैगोत्स्की का सिद्धांत जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है, जिसे जेडपीडी का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे आप समीपस्थ विकास के नाम से भी जानते हैं, या इंग्लिश में हम यदि कहें तो जोनल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो चलिए उसी के बारे में आप जानते हैं। आप सबसे पहले ये जान ले, वैगोत्स्की व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और ये कभी भी संज्ञानवादी को समर्थन नहीं किया है। यानी जब कभी भी वैगोत्स्की रहे तो आप इतना जरूर जान ले कि ये कभी भी आपको जैविक से संबंधित, अनुवांशिकता से संबंधित या प्रकृति के संबंध में कोई भी अपना मत नहीं दिए हैं, इसीलिए इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसको हम सीधे पढ़ते हैं, जो आखिर क्या है टॉपिक को, और समझाते हैं आप लोगों को। सामाजिक विकास सिद्धांत बालक के हर प्रकार के विकास में उनके समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने पहले ही आपको बताया हूं कि वैगोत्स्की जो थे वह व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, और वैगोत्स्की हमेशा अपने विकास का जो मुख्य आधार माना है वो समाज को माना है। यदि आपसे पूछा जाता है कि वैगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो आप बेहिचक उसमें समाज लगा देंगे। समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी का विकास भी उसी प्रकार होगा। वैगोत्स्की ने कहा था यदि एक ही समय में जन्मे 2 बच्चे हैं और दोनों को अलग अलग समाज में रखा जाए तो स्वाभाविक सी बात है दोनों बच्चे का जो विकास होगा वो अलग अलग होगा। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। माना जाता है कि जैसे जैसे बालक का विकास होता है और वो धीरे धीरे बाल्यावस्था से गुजरते हुए किशोरावस्था की ओर प्रवेश करते हैं तो उनमें लिंग संबंधी जो चेतना होती है वो अत्यधिक तीव्र हो जाती है। आपको बता दें कि किशोरावस्था में बालक अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, जो कि सीटेट में कम से कम यदि देखा जाए तो 3-4 बार अभी तक पूछ दिया गया है।
किशोरावस्था संवेग की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है, आपको बता चुके हैं जो संवेग क्या होता है। नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उस पर भी वीडियो हम बना देंगे। तो ये ध्यान रखें, किशोरावस्था जो है वो क्या है, संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है। आपको बता दें कि शैशवावस्था में बच्चे गुड्डे गुड़ियों, खिलौने, मूर्ति आदि निर्जीव पदार्थों जैसे पशु पक्षी इन सभी चीजों में अंतर नहीं समझ पाता है। जब बच्चे शैशवावस्था में होते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता है कि आखिर गुड्डे और जो खिलौने हैं वो निर्जीव होता है। आप देखे होंगे जब बच्चे के पास गुड्डे गुड्डी होती है तो वो उसे बहुत अच्छे से लाड दुलार प्यार करते हैं, और जब हाथ से गिर जाता है तो उन्हें वो बोलते रहते हैं चुप हो जाओ, चोट लग गया, ये लग गया, बहुत सारे ऐसे चीजें। यानी वो बच्चे को ये समझ नहीं होता है कि ये सजीव नहीं है। अगला जो टॉपिक है वो है जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफी दूर होता है। बिल्कुल, क्योंकि जन्म लेते ही बच्चे जिस समाज में प्रवेश करते हैं तब जाकर के उनको उस तरह का जो ज्ञान है, व्यवहार है वो होने लगता है, और जन्म से पहले वो सामाजिकता से काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए उनमें सामाजिक विकास कुछ नहीं देखने को मिलता है। वो अत्यधिक स्वार्थी होता है। आप देखेंगे शैशवावस्था के बालक के हाथ में यदि कोई ऐसा चीज़ लग गया तो वो आपको कभी भी नहीं दे सकता है। वैगोत्स्की का ही एक सिद्धांत था जिसे ZPD का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम जोनल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसका शॉर्ट नाम यहाँ आप देख सकते हैं ZPD। यह सिद्धांत वैगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का ही एक भाग है। अभी जो आपको बता रहे हैं वैगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, उसी से रिलेटेड है ZPD भी। इस सिद्धांत के अंतर्गत वैगोत्स्की ने एक संप्रत्यय दिया था, एक सिद्धांत दिया था, एक टॉपिक दिया था, एक शब्द दिया था, और जिसका नाम है स्कॉफ होल्डिंग, जिसे हम हिंदी में पाड या ढांचा भी कहते हैं। स्कॉफ होल्डिंग का यदि अर्थ हम जाने तो जब बच्चा किसी समस्या को समाधान करने के लिए किसी वयस्क साथी का मार्गदर्शन ले लेते हैं या उनसे सहायता मांगते हैं, उसी को ही हम स्कॉफ होल्डिंग कहते हैं। स्कॉफ होल्डिंग का अर्थ होता है सहारा देना। ये टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक जो है, अगला चैप्टर है बाल केंद्रित शिक्षा, इनके बारे में जानकारी देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ इसी तरह सीटेट से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लेने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको हम कोशिश करते हैं कि CTP का जितना भी अध्ययन है उसको बारीकी ढंग से प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।